स्क्रीन पे प्लीज टेक्निकल टीम कमेंट्स दिखाएं, मुझे कैसे पता लगेगा मैं लाइव हो चुकी हूँ। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कैरियरबिल एप्लीकेशन। आप सभी का कैरियरबिल की एप्लीकेशन के आरआरबी ग्रुप डी के एक्सप्रेस बैच में बहुत बहुत स्वागत है। भाई कमेंट्स दिखाओ, टेक्निकल टीम कहाँ हो आप बच्चों? 1 मिनट रुकना, मैं टेक्निकल टीम से कमेंट्स लगा लूँ, क्योंकि मुझे बिना कमेंट्स के तो मुझे पता ही नहीं लगेगा ना कि ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है कि नहीं है। कमेंट्स क्यों नहीं आ रहे हैं बच्चों के? कमेंट्स दिखाओ यार, कमेंट्स तो दिख नहीं रहे। ओहो, फिर मुझे कैसे पता लगेगा सब सही चल रहा है? एक बार रिफ्रेश करके देखो। हाँ जी बच्चों, शायद पोर्टल चल नहीं रहा है अभी कमेंट्स वाला, तो मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बढ़िया होंगे, ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर ही आ रहा होगा मेरी साइड से। तो अपनी आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में क्या रही है बेटा, अभी स्टार्ट हो गई है। तो कल की क्लास में हमने बायोलॉजी जीव विज्ञान का इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। थोड़ा सा कल की क्लास रिवाइज करें, फिर हम आज की क्लास आगे बढ़ाएंगे। बच्चों कल मैंने पढ़ाया था कि बायोलॉजी की कितनी ब्रांचेस हमें पढ़नी है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि लिविंग्स क्या होते हैं। कल मैंने पढ़ाया था कि बायोलॉजी में हम किसके बारे में पढ़ते हैं। मैम बायोलॉजी साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम लिविंग्स सजीवों के बारे में स्टडी करते हैं। और लिविंग्स का पहला कैरेक्टर मैंने कल की क्लास में पढ़ाया था कि लिविंग वही है जिसका बॉडी किससे बना हुआ हो। लिविंग्स वही होते हैं जिसके बॉडी में क्या हो। नंबर 1 का कैरेक्टर, पहला लक्षण हमने पढ़ा था, जिसके बॉडी में सेल्स हो, यानी कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनिज्म, ऐसा कोई भी जीव जो सेल्स कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, उसको हम लिविंग कहते हैं। तो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है कि लिविंग सजीव होने का पहला बेसिक कैरेक्टर, पहला जो मूलभूत यहां पे लक्षण है वो है कि उसमें सेल्स ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, कोशिकीय संगठन होना चाहिए। उसका जिसका बॉडी सेल से बना हुआ है उसी को हम लिविंग कहते हैं। कल की क्लास में मैंने पढ़ाया था क्या कि इस तरीके से बच्चों सेल बनती है, सेल से टिश्यूज बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से एक इंडिविजुअल बॉडी बन जाती है जिसको हम लिविंग बॉडी बोलते हैं, जिसको हम जीवों का शरीर या सजीव का शरीर बोलते हैं। ये पहला कैरेक्टर हो गया था। अब आज हम दूसरा कैरेक्टर क्या पढ़ेंगे कि मैम लिविंग्स का दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए। अब पहला मैं नहीं पढ़ाऊंगी जाइगोट क्या होता है, सब कुछ मैं कल की क्लास में पढ़ा चुकी थी। अब दूसरा हम कैरेक्टर आज देखेंगे कि साइंस या एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि लिविंग बॉडी में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर क्या होना चाहिए। तो सेल्स के अंदर होना चाहिए प्रोटोप्लाज्म। लिविंग वही है जिसकी सेल्स में प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म ही लिखा हुआ आ सकता है। अच्छा बच्चों जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं ना, वो ना प्लीज करके इंग्लिश के जो टर्म्स है ना उसको भी साथ में लिखें, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, प्रोटोप्लाज्म को हिंदी में प्रोटोप्लाज्म टाइप कर देता है और आपने पढ़ लिया मेरे से जीव द्रव्य, फिर आप आके बोलोगे कि मैम प्रोटोप्लाज्म को तो हिंदी में प्रोटोप्लाज्म ही लिख रखा था, है ना। इसलिए आपको थोड़े से जो हिंदी मीडियम वाले पढ़ रहे हैं ना, मैम सिलेबस क्या, रुक जाओ यार, सब बताएंगे सिलेबस, पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन तो देख लो आप। तो थोड़े से हिंदी मीडियम, इंग्लिश वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हिंदी वालों को इंग्लिश वाले जो शब्द है ना वो जैसे जीव द्रव्य भी लिख लेना, प्रोटोप्लाज्म भी लिख लेना, हमें रिस्क नहीं लेनी है ना, हमें रिस्क लेनी है। चलो तो लिविंग बॉडी, अब आगे सबके कमेंट्स आ गए। हाँ भाई सभी को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं, हर हर महादेव, जय महाकाल। चलिए सुनो क्या कि प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एनसीईआरटी कहती है कि लिविंग बॉडी में जो सेल्स होती हैं उन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। जैसे आपसे कोई पूछे कि भाई लिविंग सजीव किसको कहते हैं, आपको बताना है वो जीव जिसका शरीर कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब आपसे पूछ ले कि भाई सेल के अंदर क्या होता है, तो सेल के अंदर क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म होता है, जीव द्रव्य होता है। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? प्रोटोप्लाज्म होता क्या है बच्चों? इस तरीके से मान लो कोई भी सेल है, हाँ जी मैम कोई सेल है, हमने पढ़ा है ना, कोई भी सेल है, उस सेल के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है इस तरीके से, और उसी मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, उस मेम्ब्रेन को हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। बहुत ध्यान से समझना, नोट्स मैंने अपलोड करवा दिए हैं हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में, ये सारी चीजें आपको नोट्स में लिखी हुई मिलेंगी, ठीक है। बायोलॉजी की क्लास के बगल में जो पीडीएफ का ऑप्शन है वहां से आप नोट्स ले सकते हैं। नोट्स अभी अपलोड हो गए हैं आधे घंटे पहले, ठीक है, आधे घंटे पहले आपके नोट्स अपलोड हो चुके हैं, ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म क्या होता है वो सुनो। ऐसे सेल्स होती हैं, मान लो ये सेल है, इस सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन लगी हुई होती है, इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं हम सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं। अब व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म, मैं बता रही हूं जीव द्रव्य होता क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है उसको एक साथ मिला के हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? जीव द्रव्य क्या होता है, फिर से सुनो। कोई भी सेल है भाई, लिविंग बॉडी में सेल होती है, कोशिका होती है, हाँ जी मैम। इस सेल के बाहर एक झिल्ली होती है, एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस कोशिका झिल्ली के अंदर की तरफ जितना भी पार्ट है उसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं।
अब मैम अंदर होता क्या है वो सुनो जरा। मैम इसके अंदर होता क्या है वो सुनिए जरा, है ना। क्या होता है, सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस होता है। सेल के बीचों बीच क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, जिसको हिंदी में हम केंद्रक कहते हैं। और बच्चों इस केंद्रक के अंदर भी एक लिक्विड भरा हुआ होता है, ऐसे। लिक्विड का मतलब होता है द्रव, और इस लिक्विड को हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। बच्चों प्लाज्म शब्द का मतलब होता है लिक्विड, न्यूक्लियो का मतलब न्यूक्लियस। हिंदी में इसको बोलेंगे केंद्रक द्रव। वो द्रव जो केंद्रक के अंदर भरा है उसको हम केंद्रक द्रव कहेंगे, ठीक है। अगला, अब इस न्यूक्लियस के बाहर क्या होता है, यहां पे एक लिक्विड और होता है बच्चा, ये गाढ़ा लिक्विड होता है, थिक लिक्विड होता है, और इस लिक्विड को हम नाम देते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या नाम देते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। साइटो शब्द का मतलब सेल होता है, कोशिका होता है, प्लाज्म का मतलब लिक्विड, तो इसको बोलेंगे हम कोशिका द्रव्य या कोशिका द्रव जो सेल के अंदर है। अरे भाई ढंग से पढ़ लो, नोट्स अपलोड हो गए, क्लास खत्म होने के बाद देख लेना, नोट्स मिल जाएंगे तुम लोगों को। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी खोज की, मैम सिलेबस क्या है, थोड़ा रुको यार मुझे पढ़ाने दो। अभी मैं कल की क्लास और आज की क्लास में सिर्फ मैं बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन और कुछ शब्दों की मीनिंग बताऊंगी, तब जाके सिलेबस दिखाऊंगी आपको, ये सिलेबस ऐसे ऐसे पढ़ूंगी, उसके बाद पहला चैप्टर शुरू करूंगी। इस इंट्रोडक्शन को हल्के में मत लेना, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोटोप्लाज्म किसका बना हुआ होता है, तो क्या करके आओगे फिर, इसलिए मेरे हिसाब से पढ़ो आप। आपके हिसाब से मैं पढ़ने पे आ गई ना तो मैं 20 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगी, तो कोई जल्दबाजी नहीं है सिलेबस खत्म करने की। मैंने कहा ना 25 नंबर टारगेट है, 24 भी नहीं 25, तो प्लीज बच्चों एक बार ढंग से पढ़ लो मेरे से, ठीक है। अब मैं किसी का कमेंट का रिप्लाई नहीं करूंगी, नोट्स अपलोड हो गए हैं, आपको दिख जाएंगे, क्लास खत्म होगी उसके बाद देख लेना। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में कंप्लीट नोट्स डलवा दिए मैंने, फिर भी अगर कोई गड़बड़ होगी नोट्स में मैं क्लास के बाद चेक कर लूंगी, तो प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो। मैं कमेंट सेक्शन एकदम बिल्कुल हटा देती हूं। देखो मेरे हिसाब से पढ़ोगे तो 25 में से 25 नंबर लेके आओगे, आपका हिसाब तो मैं जानती हूं, मैम सिलेबस खत्म कर दो, है ना, तो मेरा सिलेबस खत्म करने का टारगेट नहीं है। अब आ जाओ यहां पे, होता क्या है प्रोटोप्लाज्म, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई लिविंग बॉडी की सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए, जो जीवों के शरीर के अंदर कोशिकाएं होती हैं उनके अंदर जीव द्रव्य होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म होना चाहिए। प्रोटोप्लाज्म क्या होता है मैं वो बता रही हूं बच्चा। सेल के बीचों बीच न्यूक्लियस केंद्रक होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो लिक्विड द्रव होता है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, और जो न्यूक्लियस से बाहर और सेल मेम्ब्रेन के बीच में लिक्विड है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। और इसी साइटोप्लाज्म में आपने पढ़ा है सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम होता है, गोल्गी बॉडीज होते हैं, लाइसोसोम होता है। मैम ये सब क्या है, ये सब होते हैं बच्चा, आप बताओगे सेल ऑर्गेनलीज, सेल ऑर्गेनलीज, और हिंदी में कहते हैं इन्हें कोशिकांग। कोशिका के अंग कोशिकांग कहलाते हैं। वो सारी चीजें जो सेल के अंदर प्रेजेंट होती है उसको हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं। अब सुनो व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म। एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, तो मैं अब आपको बहुत अच्छे से समझा रही हूं बच्चों। प्रोटोप्लाज्म दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ टू मैटर, जो जीव द्रव्य होता है वो दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या, एक होता है प्रोटोप्लाज्म का लिक्विड वाला हिस्सा, यहां से क्वेश्चन उठाऊंगी मैं, लिक्विड पार्ट, तरल भाग, तरल हिस्सा प्रोटोप्लाज्म का, और दूसरा होता है प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड हिस्सा, सॉलिड वाला पार्ट, ठोस हिस्सा, ठोस भाग। अब बच्चों प्लाज्म का मतलब लिक्विड है, और मैंने पढ़ाया सेल के अंदर दो लिक्विड होते हैं, एक न्यूक्लियस के अंदर है उसको न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, एक सेल के अंदर है उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो क्या मैं ये लिख दूं कि प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड वाले हिस्से को हम क्या क्या कहते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं प्लस साइटोप्लाज्म कहते हैं, प्लस साइटोप्लाज्म। प्लाज्म का मतलब क्या होता है बच्चा, लिक्विड, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक द्रव्य। बच्चों ध्यान से पढ़ना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य ये दोनों लिक्विड हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। और सेल का जो प्रोटोप्लाज्म है उसका सॉलिड वाला जो पार्ट होता है उसको हम सेल ऑर्गेनलीज कहते हैं, उसे हम सेल ऑर्गेनलीज या कोशिकांग कहते हैं। जैसे मैम कौन कौन से कोशिकांग होते हैं, जैसे हम आगे पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, लाइसोसोम्स होते हैं, गोल्जी काय होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब सेल ऑर्गेनलीज होते हैं। अब सुनो बच्चों, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। तो आपसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए ना व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, या जीव द्रव्य किसका बना है, तो आप करके आओगे न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म प्लस सेल ऑर्गेनलीज। जब ये तीनों चीज आपस में जुड़ जाती हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं बच्चों।
एग्जाम में आ जाएगा प्रोटोप्लाज्म के लिक्विड वाले पार्ट कौन कौन से हैं, जीव द्रव्य का तरल हिस्सा कौन कौन सा है, तो आप क्या बताओगे, केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव। प्रोटोप्लाज्म का सॉलिड ठोस वाला हिस्सा क्या है, सेल ऑर्गेनेलीज हैं। तो ये सारी चीजें जिसमें होती हैं उसी को लिविंग कहते हैं, और लिविंग्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजी है। मैम दिखाओ फोटो में, आओ मैं आपको फोटो दिखाती हूं और आपसे ही पूछती हूं कुछ क्वेश्चंस। ये देखो बेटा, क्या देख रखा है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, किसकी सेल है अभी भूल जाओ, ठीक है। इस सेल के अंदर देखो बच्चा, ये साइटोप्लाज्म दिखा रखा है, कोशिका द्रव्य, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा, और साथ में ये देखो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, इनको हम क्या बोलेंगे, इनको हम सेल ऑर्गेनेलीज बोलेंगे, इनको हम कोशिकांग बोलेंगे। और ये तीनों चीज, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म भी लिख देना यहाँ पे, न्यूक्लियस का लिक्विड, ये तीनों चीज जब आपस में जुड़ जाती हैं तो क्या बनाती हैं, प्रोटोप्लाज्म बनाती हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रोटोप्लाज्म किस किस का बना हुआ है, तो आप क्या आंसर करके आओगे, प्रोटोप्लाज्म तीन चीजों का बना हुआ होता है। जीव द्रव्य के तरल वाले हिस्से को केंद्रक द्रव्य, कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म कहते हैं, और सॉलिड वाले पार्ट को हम सेल ऑर्गेनेलीज, कोशिकांग कहते हैं। तो लिविंग के बॉडी का दूसरा कैरेक्टर, दूसरा लक्षण क्या होना चाहिए, अरे पहला कैरेक्टर क्या था बताओ, क्या कहती है एनसीईआरटी, लिविंग वही है जिसके बॉडी में सेल्स हो, कोशिकाएं होती हैं। अब सेल क्या होती है, कल की क्लास में पढ़ाया था। दूसरा, लिविंग वही है जिसकी सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है बच्चा, जीव द्रव्य होता है बेटा, उसको लिविंग बॉडी कहते हैं हम। अब तीसरा लक्षण, यहां से हर एक लाइन में क्वेश्चन बन रहा है, तीसरा कैरेक्टर लिविंग्स का क्या होना चाहिए, साइंस कहती है लिविंग बॉडी में मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना चाहिए। मेटाबॉलिज्म को कहा जाता है चापचय की क्रियाएं होनी चाहिए। आपने सुना होगा डॉक्टर कहता है तुम्हारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, तुम्हारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है ना। देखो एक बच्चा कह रहे हैं आज कितना तारीख है, बेटा बहुत बढ़िया हो तुम, है ना, तुम बहुत बढ़िया हो, तुम मुझे शिवरात्रि के हर दिन बनाते हो, तुम जब मैंने आते ही तुम्हें शिवरात्रि की शुभकामनाएं दे दी, और उसके बाद भी तुम बोल रहे हो आज कितनी तारीख है, आज 26 फरवरी है, ठीक है, 2 दिन बाद फरवरी भी खत्म, राइट। आ जाओ सुनो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, लिविंग बॉडी के सेल्स के अंदर या हम लिविंग बॉडी के शरीर के अंदर मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। क्या होना चाहिए बेटा, चापचय की क्रियाएं होना चाहिए। मैम व्हाट इज मेटाबॉलिज्म, ये शब्द हमने बहुत बार सुना है बच्चों। ये मैं क्या हूं, मैं एक लिविंग बॉडी हूं। एक लिविंग बॉडी के शरीर के अंदर की तरफ जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, उन सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। अब जानते हैं हमारे बॉडी में एक दिन में बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, है ना, उन सारी रासायनिक अभिक्रियाओं को एक साथ मिला दो तो उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। तो क्या होता है, जब ये केमिकल रिएक्शंस हमारे सेल्स में होती हैं तो उनको हम नाम देते हैं वाइटल रिएक्शंस, वाइटल रिएक्शंस, और हिंदी में कहा जाता है जैविक अभिक्रियाएं। तो किसी भी सजीव के शरीर में अंदर की तरफ होने वाली सारी की सारी वाइटल रिएक्शंस को एक साथ मिला दो तो उसे मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। मैम ये कैसी रिएक्शंस होती हैं, सुनिए जरा, हमारे बॉडी में या किसी भी लिविंग बॉडी में 2 तरीके की वाइटल रिएक्शंस होती हैं, 2 तरीके की जैविक अभिक्रियाएं होती हैं। बहुत ध्यान से सुनना बच्चा, ठीक है, कैसे, एक होती है जिनको हम बोलते हैं कैटाबोलिक रिएक्शन, ये आप केमिस्ट्री में भी पढ़ोगे, कैटाबोलिक रिएक्शन, RXN का मतलब होता है रिएक्शन, रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, और हिंदी में कहते हैं अपचय अभिक्रियाएं, अपचय अभिक्रियाएं। और दूसरी जो वाइटल रिएक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं एनाबोलिक रिएक्शन, एनाबोलिक रिएक्शन। तो हमारे बॉडी में 2 तरीके की वाइटल रिएक्शंस होती हैं, अपचय और उपचय अभिक्रियाएं। अब बच्चों क्या होता है कैटाबोलिक, जैसे मैं आपको आगे चलकर डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाऊंगी, पाचन तंत्र पढ़ाऊंगी, तो मैं आपको क्या बोलूंगी, डाइजेशन इज ए कैटाबोलिक रिएक्शन। अब आप मेरे से पूछोगे मैम कैटाबोलिक क्या होता है, तो तब थोड़ी ना बताऊंगी, इसीलिए इंट्रोडक्शन पढ़ाया जाता है। इस इंट्रोडक्शन का मतलब है मैं आपको पूरा बायोलॉजी का सार दे रही हूं, कुछ वर्ड्स बता रही हूं, उनका मीनिंग बता रही हूं, जो एग्जाम में भी आते हैं और जो आपको आगे का सिलेबस पढ़ने में आसान बना देंगे बच्चा, है ना। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है, हमारी सेल्स के अंदर होने वाली सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस को एक साथ मिलाकर हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। और ये रिएक्शन क्योंकि कहां होती है, सेल्स में होती है। आप जानते हैं हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, तो जब ये केमिकल रिएक्शन सेल्स में होती हैं तो हम इनको वाइटल रिएक्शंस या जैविक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। और जरा मेरी बात को ध्यान से सुनो, ये वाइटल रिएक्शंस
दो प्रकार की होती हैं, कैटाबॉलिक, एनाबॉलिक। ये हमारे बॉडी में होती है, किसी भी लिविंग बॉडी में होती है। अब कैटाबॉलिक क्या होता है बच्चों? जब कोई बड़ा मॉलिक्यूल, ये क्या है? ये लार्ज मॉलिक्यूल है। लार्ज मॉलिक्यूल को हिंदी में कहते हैं बड़ा अणु, ठीक है। जब कोई बड़ा अणु टूटता है और उसके टूटने से छोटे अणु मिलते हैं हमें, ऐसे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये स्मॉलर है, ये छोटे छोटे अणु हैं। ध्यान से सुनो, क्या होता है कैटाबॉलिक? कैटाबॉलिक रिएक्शन में कोई भी बड़ा मॉलिक्यूल छोटे मॉलिक्यूल में टूटता है तो उसे कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। हमारे घर में हम बूंदी बनाते हैं और बूंदियों को जोड़ के हम एक लड्डू बना लेते हैं। जब लड्डू टूटता है, लड्डू एक है, एक लड्डू के टूटने से हमें बहुत सारी बूंदियां मिलती हैं, तो लड्डू का टूटना क्या हो गया? कैटाबॉलिक रिएक्शन हो गया, है ना बच्चों? तो कैटाबॉलिक का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा है। एनाबॉलिक रिएक्शन का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे मॉलिक्यूल, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़कर एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो उसको एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म कहा जाता है। जैसे मैंने कहा, बहुत सारी छोटी छोटी बूंदियों को जोड़ देते हो तो एक बड़ा आपको क्या मिल जाता है? बड़ा एक लड्डू मिल जाता है। मैम कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आएगा बेटा, इससे आसान कहीं नहीं है, कहीं पढ़ लो तुम, है ना। भारत के किसी भी टीचर से पढ़ लो, इससे आसान कोई पढ़ा दे तो आके तुम अपना फी का अमाउंट मेरे से रिफंड ले जाना, है ना। पढ़ना है नहीं, कमेंट सेक्शन पे ध्यान देना। नहीं समझ में आ रहा, आएगा कहां से समझ में? चलिए सुनिए, क्या आप बताओगे कि लिविंग बॉडी में चयापचय की क्रियाएं होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए? मेटाबॉलिज्म दो तरीके से होता है हमारे बॉडी में। या तो कोई बड़ा मॉलिक्यूल छोटे में टूट रहा होगा तो उसको हम कैटाबॉलिज्म या कैटाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं उस रिएक्शन को, और या छोटे छोटे अणु आपस में जुड़कर बड़ा अणु बना रहे होंगे, उसको उपचय या विक्रिया या एनाबॉलिक रिएक्शन या एनाबॉलिज्म कहा जाता है। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम में आता है एग्जाम्पल। सुनो, मेटाबॉलिज्म में जो कैटाबॉलिज्म होता है उसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण मैं आपसे पूछ रही हूं बच्चों। अगर आपने कभी पढ़ा हो डाइजेशन, पाचन, पाचन कब होता है? किसका होता है? खाने का। खाने को पचाते हैं, क्या करते हैं डाइजेशन में? जो भी हम खाना खाते हैं वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स के रूप में खाते हैं, हम बड़े बड़े अणुओं के रूप में खाते हैं, और डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र इसको तोड़ देता है छोटे छोटे अणुओं में। तो बड़ा छोटे में टूट रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में। तो आपसे पूछ ले डाइजेशन कैसा प्रोसेस है, क्या करके आओगे? डाइजेशन इज ए कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये कैटाबॉलिज्म का उदाहरण है, ये अपचयन का उदाहरण होता है। आई बात समझ में? हाँ जी मैम। नेक्स्ट सुनो, अगला सुनो। अगला आप बताओगे रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन को हिंदी में कहते हैं श्वसन। श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस पानी, और साथ में एनर्जी बनती है। तो बड़ा छोटे में टूटता है, तो रेस्पिरेशन भी किसका एग्जाम्पल होता है? कैटाबॉलिज्म का एग्जाम्पल होता है। और तीसरा एग्जाम्पल लिखो, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन को बोलते हैं उत्सर्जन। जितना भी हमारे बॉडी में एक दिन में जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं उनका शरीर से बाहर निकलना उत्सर्जन कहलाता है। सब कुछ पढ़ाऊंगी अभी। ये तीनों किसके एग्जाम्पल हैं? कैटाबॉलिज्म के। और आप मुझे ये बताओ, हमारे बॉडी में डाइजेशन होता है? हाँ। हमारे बॉडी में रेस्पिरेशन होता है? हाँ। हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन होता है? हाँ। तो हम क्या हैं? हम लिविंग हैं। और इन सारी रिएक्शंस को एक साथ मिला दो तो क्या हो जाता है? मेटाबॉलिज्म। तो डॉक्टर ने बोला आपका मेटाबॉलिज्म बिगड़ा हुआ है, इसका मतलब आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम सब बिगड़े हुए हैं अंदर से, जिसकी वजह से आपको कोई बीमारी हो रही है ना। अब एनाबॉलिज्म में देखो, एनाबॉलिज्म का एग्जाम्पल क्या होता है? ध्यान से सुनना बच्चों। प्रोटीन नाम सुना होगा आपने सभी ने। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई अमीनो अम्ल होती है। ऐसे बहुत सारे अमीनो एसिड, ए का मतलब होता है अमीनो एसिड, अमीनो अम्ल। ये पहला अमीनो एसिड, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे अमीनो एसिड आपस में जुड़कर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाते हैं जिसको हम प्रोटीन कहते हैं। तो बच्चों छोटे से बड़ा बना, और छोटे से बड़ा जब बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम एनाबॉलिज्म या उस रिएक्शन को एनाबॉलिक रिएक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? तो आपसे पूछ ले प्रोटीन का निर्माण होना कैसे रिएक्शन है? एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये किसका एग्जाम्पल है? उपचय अभिक्रिया का एग्जाम्पल होता है। तो अमीनो अम्ल आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है बेटा, राइट। अब सुनो, एक लाइन में बताऊं, लिविंग बॉडी वही है जिसमें मेटाबॉलिज्म हो। मेटाबॉलिज्म का मतलब है हमारी सेल्स में एक दिन में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस, बहुत सारी रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं हमारी कोशिकाएं, जैसे जैसे डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, प्रोटीन का बनना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये जिस बॉडी में होता है उसी को आप लिविंग कहते हो, उसी को आप सजीव कहते हो। लिविंग्स के बारे में पढ़ना बायोलॉजी कहलाता है।
इसका मतलब है हम बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे, ये लो सिलेबस, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, ये सिलेबस ही तो है। तो मैंने कहा लिविंग बॉडी में क्या क्या होना चाहिए। मैम सजीव वही है जिसका शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, जिनकी कोशिकाओं में प्रोटोप्लाज्म है और जिनकी सेल्स क्या करती हैं, वाइटल रिएक्शंस, जैविक अभिक्रियाएं करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं। इस मार्कर में सेल्स है क्या, नहीं है। इस मार्कर की सेल्स ही नहीं तो प्रोटोप्लाज्म भी नहीं है। इस मार्कर में मेटाबॉलिज्म हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो ये लिविंग नहीं है। लेकिन मेरे बॉडी में सेल्स है, मेरी सेल्स में कैरेक्टर क्या हो गया, उसमें मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, उसमें चापचय की अभिक्रियाएं होना चाहिए, है ना। चलो अब आ जाओ फोर्थ वाले कैरेक्टर पे, चौथा कैरेक्टर। लिविंग बॉडी का फोर्थ कैरेक्टर क्या होता है। मैम लिविंग बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। न्यूट्रिशन को हिंदी में बोलते हैं पोषण की प्रक्रिया। लिविंग बॉडी में न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, पहले मैं आम भाषा में समझाती हूँ। आप खाना खाते हो, क्यों खाते हो खाना? अगर मैं आपसे पूछूं आप खाना क्यों खाते हो, आप कहोगे खाना नहीं खाएंगे तो हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं बचेगी, ऊर्जा नहीं बचेगी, और बिना एनर्जी के हमारा बॉडी काम ही नहीं करेगा, थकान हो जाएगी और कुछ दिनों के बाद तो बॉडी डेड हो जाएगी। आपने सुना होगा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं, उसमें क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। तो अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करें तो उन्हें खाना नहीं मिलेगा, खाना नहीं मिलेगा तो प्लांट भी मर जाएंगे, हम लोग भी मर जाएंगे। तो न्यूट्रिशन होता क्या है, हमारे शरीर के लालन पोषण के लिए हम जो बाहर से खाना खा रहे हैं उसी प्रोसेस को न्यूट्रिशन कहते हैं। इंटेक ऑफ फूड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी इज नोन एज न्यूट्रिशन। शरीर के वृद्धि और विकास के लिए जो आप बाहर से जो क्या खाते हो, खाना खाते हो, उसी को आप न्यूट्रिशन की प्रोसेस कहते हो। तो लिविंग बॉडी में न्यूट्रिशन होना चाहिए। अरे न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंटेक ऑफ न्यूट्रिएंट, ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताई है। जो भी आप खाना खाते हो उनको हम बायोलॉजी में न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जो पोषक तत्व हैं जिनसे हमारे शरीर का पोषक तत्वों को ग्रहण करना, जो पोषक तत्व जो आप खाना खा रहे हो उससे हमारे शरीर की ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, शरीर की वृद्धि और विकास होता है। ये पेन है, ये जब बना होगा तो ऐसा ही बना होगा, आज भी ऐसा ही पड़ा है, लेकिन मेरा जन्म हुआ तो मैं इतनी बड़ी थोड़ी थी, मैं इतनी सी थी, फिर इतनी 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 इतनी, आज देखो इतनी बड़ी होगी। क्यों? क्योंकि मेरी बॉडी की ग्रोथ हो रही है, मेरे शरीर की वृद्धि हो रही है। एक छोटा सा पौधा लगाते हुए इतना बड़ा 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 कब पौधा प्लांट में बदल गया, क्यों? क्योंकि उसकी ग्रोथ हो रही है। अब ग्रोथ करने के लिए उसे क्या चाहिए, उसे न्यूट्रिशन की प्रोसेस चाहिए। तो लिविंग बॉडी की ग्रोथ होती है, सजीव के शरीर की वृद्धि और विकास होता है, और वृद्धि और विकास के लिए वो बाहर से खाना खाता है, उस खाना खाने की प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को न्यूट्रिशन कहा जाता है। अब वो बात अलग है, ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस होती है ना, ये दो तरीके से होती है बच्चा। इस धरती पर कुछ ऐसे जीव हैं जो अपना खाना खुद बना लेते हैं, वो किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं करते खाने के लिए, जैसे प्लांट्स। तो इस न्यूट्रिशन के मोड को हम ऑटोट्रॉफिक मोड कहते हैं बच्चा। ऑटोट्रॉप्स का मतलब क्या होता है वो सुनो आप। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है स्वपोषी, जो अपना लालन पोषण खुद कर ले, जो अपना फूड, जो अपना भोजन खुद बना ले बेटा, अपने बॉडी में बना ले, स्वयं बना ले, खुद बना ले, उनका बॉडी खुद बना ले फूड को, उस प्रोसेस को हम ऑटोट्रॉपिक मोड कहते हैं, और उस जीव को हम ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, जो अपना भोजन खुद बना सकते हैं। जैसे ऑल ग्रीन प्लांट्स, इसके एग्जाम्पल में, इसके उदाहरण में कौन आ गया, ऑल ग्रीन प्लांट्स, सभी हरे कलर के पेड़ पौधे, वो अपना खाना खुद बना सकते हैं क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करते हैं। कभी पेड़ पौधों को आपने चम्मच से खाना खिलाया है क्या? नहीं खिलाया होगा ना, फिर भी वो जिंदा है क्योंकि वो अपना खाना खुद बनाते हैं बच्चा, वो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो इसीलिए हम कहते हैं प्लांट्स ऑटोट्रॉप्स होते हैं। लेकिन अगर कोई प्लांट फोटोसिंथेसिस ना करे तो उसमें भोजन नहीं बनेगा, नहीं बनेगा तो आपने देखा है पेड़ के पत्ते टूट जाते हैं, पेड़ मर जाता है, उसकी ग्रोथ नहीं होगी। दूसरे तरीके के जो एनिमल्स या जो आपके क्या होते हैं, लिविंग्स होते हैं, वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं। हेटेरोट्रॉप्स को बोलते हैं परपोषी, पर का मतलब होता है दूसरा, जिनके बॉडी में किसी भी तरीके का भोजन नहीं बन रहा है, वो किसी दूसरे जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण कर रहे हैं। यानी कि पर का मतलब होता है अदर, अदर का मतलब होता है दूसरा। अरे ऐसे जीव जंतु जो किसी अन्य जीव जंतु या पेड़ पौधे पे डिपेंडेंट होते हैं, जिनके शरीर के अंदर खाना नहीं बनता। अरे हम लोग क्या हैं,
हम लोग क्या खाते हैं? दूध खाते हैं, दही खाते हैं, छाछ खाते हैं, बटर खाते हैं, मक्खन खाते हैं, पनीर खाते हैं। कहाँ से आया दूध? किसी दूसरे जानवर से, गाय भैंस से, बकरी से। हम लोग सब्जियां खाते हैं, फ्रूट खाते हैं, कहाँ से आए सब्जी और फ्रूट? प्लांट्स, पेड़ पौधों से आए। तो हम क्या हैं? हम हेटेरोट्रॉप्स हैं भाई। भाई हम अपने न्यूट्रिशन के लिए किसी दूसरे जीव पर या पेड़ पौधे पे डिपेंड कर रहे हैं, है ना? तो आप बताओगे इसके एग्जाम्पल में ऑल ह्यूमंस, या आप लिख सकते हो एनिमल्स। गाय भैंस घोड़ा बकरी क्या खाते हैं? घास फूस खाते हैं। तो एनिमल्स जो जानवर होते हैं उनके न्यूट्रिशन का मोड क्या है? उनके न्यूट्रिशन का मोड ऑटोट्रॉफिक है, इसलिए हम उनको ऑटोट्रॉप्स कहते हैं। लिविंग बॉडी वही है जिसमें न्यूट्रिशन का प्रोसेस हो, जिसमें पोषण की प्रक्रिया हो। ये पोषण की प्रक्रिया दो प्रकार से हो सकती है, कैसे ही हो लेकिन होनी चाहिए। या तो वो लिविंग बॉडी खुद बनाएगा तो उन्हें हम ऑटोट्रॉप्स, स्वयं पोषी कहेंगे, जो अपना लालन पोषण स्वयं कर ले, खुद कर ले। या वो किसी दूसरे जानवर या प्लांट, पेड़ पौधे से लेगा, तो उसे हम हेटेरोट्रॉप्स कहेंगे। बताओ, क्या इस मार्कर में सेल है? नहीं। क्या इस मार्कर में प्रोटोप्लाज्म है? नहीं। क्या इस मार्कर में मेटाबॉलिज्म होता है? नहीं। क्या इस मार्कर खाना खाता है या खाना बनाता है? नहीं। तो ये लिविंग हुआ क्या? नहीं। लेकिन मैं क्या हूं? मैं लिविंग हूं। और ये मेरे सामने प्लांट पड़ा, ये क्या है? लिविंग है। आई बात समझ में? है ना? अरे मैं ये सब बाद में पढ़ाऊंगी, रेड कलर में क्या होता है, ग्रीन कलर में। मैं इंट्रोडक्शन पढ़ा रही हूँ भाई, चैप्टर नहीं पढ़ा रही हूँ। तुम लोग पहली बार पढ़ रहे हो क्या? है ठीक है। तो लिविंग बॉडी में क्या प्रोसेस होना चाहिए? ये देखो एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा हुआ है। लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? लिविंग बॉडी में ये देखो, ये रहा मेटाबॉलिज्म होना चाहिए। ये एक लिविंग बॉडी है, इसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा है। अब कैसे कैसे होता है वो आगे हम पढ़ेंगे। फिर बोला कि लिविंग बॉडी में क्या होना चाहिए? न्यूट्रिशन होना चाहिए, पोषण की प्रक्रिया होनी चाहिए। अब ये पोषण दो तरीके से हो सकता है, ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। अब हेटेरोट्रॉप्स में सैप्रोफाइटिक, पैरासाइट, होलोजोइक क्या होता है, ये सब आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो लिविंग बॉडी का आप बताओगे मैम अगला कैरेक्टर, अगला कितने नंबर का? 4 नंबर का। क्या होना चाहिए लिविंग बॉडी में? न्यूट्रिशन का प्रोसेस होना चाहिए। पांचवा सुनो, पांचवें कैरेक्टर को, पांचवें लक्षण को बोलते हैं लिविंग बॉडी में डाइजेशन की प्रोसेस होना चाहिए। लिविंग बॉडी वही है, सजीव का शरीर वही है जिसमें पाचन की प्रक्रिया